10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अपने आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे अपने आप को महसूस करेंगे। अपने शरीर में वापस लौटेंगे। हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। तो सबका स्वागत है आज के स्वाध्याय में, जिसमें हम कर रहे हैं पीटर शेलू जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक सोल्स जर्नी। हम उसके चैप्टर 10 में हैं और स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था दोस्तों कि आचार्य जो हैं वो पीटर से कहते हैं कि मैं तुम्हें मेंटल वर्ल्ड लेके जाऊंगा। तो उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें वेडनेसडे को रात को मेंटल वर्ल्ड की यात्रा करवाऊंगा। तो पीटर लिखते हैं कि जैसे वेडनेसडे की रात हुई, आचार्य अपने 10 बजे पहुंच गए उनके कमरे में और उन्होंने उनसे पूछा क्या तुम रेडी हो। तो वो बोले हाँ। तो फिर से उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल स्टार्ट किया। वो ही सेम रूट था फ्रेंड्स। अगर आपको याद हो कि सेकंड स्फीयर में हमने एक विलेज के बारे में सुना था, जहाँ पर लोग वैसे ही रहते हैं जैसे फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड से थोड़ा कनेक्टेड ही है। फिर हमने देखा था कि थर्ड स्फीयर में एकेडमी थी, जिसमें उनको डेफनी मिली थी। एंड फिर उसके बाद वो फोर्थ स्फीयर में गए थे। तो फोर्थ स्फीयर में फेयरी ग्लेन करके एक बहुत ही सुंदर वैली थी, बहुत ही सुंदर जगह थी। आप सभी को रिकॉल हो रहा होगा दोस्तों। फिर फिफ्थ स्फीयर में गोल्डन सिटी को क्रॉस किया उन्होंने, जो बिल्कुल गोल्डन कलर से बनी हुई है, प्योर गोल्ड से बनी हुई है। और उसमें प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं, ट्रीज फ्लावर्स की जगह। तो इस प्रकार से तो फिर वो सिक्स्थ स्फीयर में जाते हैं, जहां हमने एक लेक का जिक्र सुना था कि वहां पर मेडिटेटर्स जाते हैं। दोस्तों उसके बाद सातवें स्फीयर में कोई फोकल पॉइंट नहीं था। तो आचार्य बोलते हैं कि आ, तुम मेरा हाथ पकड़ो और हम सातवें स्फीयर में ट्रेवल करेंगे। तो वो ऐसा ही करते हैं। तो वो सातवें स्फीयर में पहुंच जाते हैं। उनके इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो वो पाते हैं कि वो एक पहाड़ के बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े हैं। वहां पे उनको बहुत ही गहरा जंगल दिखाई दे रहे हैं और फ्लावर्स की तरह तरह के भांति भांति के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। पर वहां पर कोई बिल्डिंग्स नहीं है, वो खुला आकाश ही है। तो आगे चलते हैं वो, तो उनको दो लोग दिखाई देते हैं, जो कि एक
पुरुष होता है और एक स्त्री होती है। वो फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं जैसे हवा में। तो आचार्य उनसे पूछते हैं कि वो कौन है। तो वो मुड़कर देखते हैं और रिप्लाई करते हैं कि हमें जाने दो और देखो फिर। तो आचार्य और पीटर उनका पीछे करते करते वैसे ही तैरते हुए जाते हैं, फ्लोट करते हुए जाते हैं हवा में। और पीटर जो है उस स्त्री को दोबारा से पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो वो जो स्त्री होती है बिल्कुल ही ब्लैंक स्टेयर देती है उन्हें, और बस देखती है और आगे को चली जाती है। तो आगे चल के गाइड होते हैं, वो बताते हैं उन्हें कि ये एक ये जो आप पुरुष और स्त्री से मिले, ये शेल्स हैं जो मेंटल वर्ल्ड में चले गए हैं। अब उनके जो शेल्स हैं यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं। ये हमने इस बारे में पढ़ा था दोस्तों पिछले चैप्टर्स में। तो आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि हम जो शेल्स वहां पर छोड़ के जाते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड से मेंटल वर्ल्ड, उनको हम ऐसे नहीं इंडिपेंडेंटली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको कोई और एस्ट्रल एंटिटी जो है यूज कर सकती है। तो वो कहते हैं कि इसकी देखभाल के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो इतना वो बात कर रहे होते हैं तो दो यूरोपियन लोग उनको पास आते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत दूर से इतने इंटेलेक्चुअल लग रहे थे और उनका स्पिरिचुअल ऑरा भी बहुत अच्छा था। तो वो हमारी तरफ वो भी तैरते हुए आते हैं। तो वो आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि ये हमारा जो बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी, जो हम यहाँ सेवन स्फीयर में छोड़ के जाएंगे और मेंटल वर्ल्ड में जाएंगे, तो ये हमारी एस्ट्रल बॉडी को गार्ड करेंगे। तो आचार्य और पीटर लेट जाते हैं। आचार्य अपना जो हाथ है वो उनके फोरहेड पर रख देते हैं। तो ऐसे ही वो बोलते हैं, 2-3 मिनट गुजरते हैं और मैं आंखें खोलता हूं तो मुझे एक अमेजिंग सी स्टिलनेस फील होती है हर जगह। और उनको लगता है कि वो स्पेस में आ, लटक लटके हुए हैं और कुछ धुंध या धुएं से बनी हुई जो इमेजेस हैं उनके आसपास फ्लोट कर रही हैं। और वो कुछ इंसानों की भी हैं, मैन हैं, बिल्डिंग्स हैं, लैंडस्केप्स हैं, ऐसी कुछ ऑब्जेक्ट्स। और वो ये भी पाते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो शेप है वो बार बार चेंज होती जा रही है, वो एक जैसी नहीं है। वो कहते हैं कि मैं उन्हें आंखों से नहीं देख रहा था, बस मैं उन्हें सेंस कर पा रहा था, क्योंकि वो मेंटल वर्ल्ड है। तो वो कहते हैं ऐसी थॉट फॉर्म्स मेरे आगे पीछे फ्लोट कर रही थी। और ऐसा नहीं है कि मैं मुड़कर देख रहा था, मैं बस उनको देख पा रहा था हर दिशा से, क्योंकि वो मेंटल वर्ल्ड है। वो कहते हैं कि ऐसी किसी जगह पर आकर कोई भी बहुत बुरी तरीके से डर जाएगा। पर वो कहते हैं कि मेरे साथ तो इतने एक्सीलेंट गाइड थे कि इसलिए मैं डरा नहीं। और वो हमेशा ही हमेशा हर वक्त मुझे थॉट्स भेजते जा रहे थे कि ये चीज ये है, बताते जा रहे थे। तो आचार्य की वजह से उनको बहुत मदद मिल रही थी। तो आचार्य बताते हैं कि ये मेंटल वर्ल्ड है उसका सबसे लोएस्ट स्फीयर है ये। और यहाँ पर कौन रहता है? जिनकी लो मेंटल डेवलपमेंट होती है वो इस स्फीयर में रहते हैं। और जो यहाँ पे क्रिएचर्स रहते हैं दोस्तों,
वो इतने सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। उनकी जो उनका जो स्वरूप है वो एक स्मोक या क्लाउड या धुंध की तरह कह ले, वो उस प्रकार का है जो बदलता जा रहा है। वो एक शेप लेते हैं तो उस शेप को वो बरकरार नहीं कर पाते, थोड़े टाइम बाद वो शेप फिर से चेंज हो जाती है। वो कहते हैं कि उस स्फीयर में आचार्य बहुत ही बड़े प्रतीत हो रहे थे और वो बहुत सॉलिड लग रहे थे, क्लियर कट लग रहे थे। आचार्य कहते हैं कि चलो अब तुमने पहला स्फीयर देख लिया है तो अब हम सेकंड स्फीयर में चलते हैं। तो वो उसी प्रकार हाथ पकड़ते हैं और उनके आसपास का जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है और वहां पर सेकंड स्फीयर में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर जो फॉर्म्स होती है वो थोड़ी सी क्लियर होती हैं। जो पिछली स्फीयर में फॉर्म्स देखी थी उससे थोड़ी ज्यादा सॉलिड होती हैं, उनकी आउटलाइनिंग होती है और वो क्लियर होते हैं। तो अब आचार्य उनसे कहते हैं कि पीटर तुम यहाँ के परमानेंट जो इनहेबिटेंट्स हैं या परमानेंट रहने वाले रेजिडेंट्स हैं उनसे कोई डिस्कशन स्टार्ट करो। कहते हैं कि तुम थॉट फॉर्म से क्वेश्चन भेजो, जो कोई भी क्वेश्चन भेजो जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो वो चूज करते हैं कि मुझे अलग अलग रिलीजन्स को कंपैरेटिवली मतलब उनके बारे में डिस्कशन करनी है। डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं उनके बारे में। तो वो क्वेश्चन अपना थॉट फॉर्म में भेज देते हैं तो इमीडिएट रिप्लाई आता है उनको। वो भी थॉट फॉर्म के ही उसमें आता है, मीडियम से आता है, पर ये क्वेरी आती है। अब उधर से कोई थॉट फॉर्म से पूछ रहा है कि तुम किस रिलीजन को बिलोंग करते हो। अगेन वो थॉट से ही आंसर भेजते हैं कि मैं रोमन कैथोलिक हूँ, पर मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं हूँ। तो फिर आंसर आने लगता है और वो भी थॉट फॉर्म से ही आता है। तो आंसर क्या आता है फ्रेंड्स? आंसर आता है कि सारे रिलीजन्स का अपना अपना एक यूज होता है। रिलीजन का काम क्या है? रिलीजन का काम है कि वो लोगों को सपोर्ट दे, वो उनका गाइड बने। मुश्किल टाइम में कोई किसी जगह उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो वहां से सल्यूशन निकाल पाए। वो कहते हैं हर रिलीजन किसी ना किसी स्पेसिफिक वजह से बनाया गया है, लेकिन हर रिलीजन का जो सत्य है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आगे वो बताते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में। तो क्रिश्चियनिटी का वो बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी का जो की नोट है वो लव है। उसमें बोला गया है कि जो इंसान है वो कैसे इवॉल्व हो सकता है। वो अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रिश्ते बनाकर इवॉल्व हो सकता है। बहुत पेशेंस से रहना चाहिए उसे, लोगों के एक्शंस और उनके ओपिनियंस के रिगार्डिंग बहुत टॉलरेंट होना चाहिए। आगे वो बताते हैं कि बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में जो की नोट है वो है विजडम। और जो बुद्धिज्म का मेन जो क्या कहें, मेन जो टीचिंग है वो लॉ ऑफ कर्मा पर ही है। तो अगर आप लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप इवॉल्व हो जाओगे। फिर आगे वो बोलते हैं हिंदुइज्म, कहते हैं बहुत पुराना रिलीजन है और इसको रिवाइव किया श्री कृष्णा ने। और इसका की नोट क्या है? क्लीनलीनेस और ऑर्डरली कंडक्ट। ऑर्डरली कंडक्ट मतलब
आपको जो अपना काम है या आपका व्यवहार है, जो भी आपका कर्म है, वो बहुत सही तरीके से होना चाहिए। फिर आगे वो बताते हैं इस्लाम। इस्लाम को किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद ने। तो उसका जो की नोट है वो है करेज। तो कहते हैं ये जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं उनमें करेज बहुत होता है। आगे वो रिलीजन बता रहे हैं, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। जो पारसी लोग होते हैं उनका रिलीजन। वो कहते हैं कि उनके रिलीजन में जो फायर है उसको बहुत ही एक सीक्रेट सिंबल की तरह देखा जाता है। फायर को वो मानते हैं कि वो हर एक चीज को प्यूरिफाई करती है। तो उनका जो की नोट है वो प्योरिटी पर है। फिर आगे वो बता रहे होते हैं, जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट होते हैं वो बताते हैं कि मैं क्रिटिसाइज करता हूँ कन्वर्जन्स को, कि एक धर्म से दूसरे धर्म में फोर्सफुली जो कन्वर्जन्स होती हैं, वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल भी उस चीज को सपोर्ट नहीं करता। वो कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का फेथ नहीं चेंज करना चाहिए जब तक कि वो खुद सीख ना कर रहा हो, कुछ नया ना ढूंढ रहा हो, या फिर उसका अपने रिलीजियन में वो इंटरेस्ट खत्म हो गया हो। और वो कहते हैं कि जो एथिस्ट होते हैं, जो कुछ जो किसी भी चीज में कुछ मानते ही नहीं है, उनको कहते हैं मैं कभी समझ नहीं पाया। वो कहते हैं कि उनमें से कोई भी श्योर नहीं होता कि उनका पास्ट जन्म नहीं हुआ है और फ्यूचर में भी जन्म नहीं होगा। वो कहते हैं कि जो एथिस्ट होते हैं वो कभी इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स लिखे गए हैं या जो धार्मिक स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, वो नॉन फिजिकल कंडीशंस को लेकर लिखे गए हैं। तो उनको आप कभी भी फिजिकल एक्सपेरिमेंट से प्रूफ नहीं कर सकते। एथिस्ट इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो चैलेंज करते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में वो चीज आप कैसे एक्सप्लेन करोगे जो नॉन फिजिकल है। तो आगे पीटर बोलते हैं कि जो मेरे गाइड हैं, मतलब आचार्य, वो मुझे कहते हैं कि चलो अब इस कन्वर्सेशन को एंड कर दो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें बहुत ज्ञान मिल चुका है। तो फिर वो इस जो वार्तालाप उनकी चल रही है उसको वो समाप्त करते हैं। फिर पीटर को एक और क्वेश्चन आता है माइंड में। वो पूछते हैं कि यहाँ पर म्यूजिक होता है क्या? जैसे एस्ट्रल वर्ल्ड में तो हमने देखा था कि बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक क्रिएट हो रहा था। तो आचार्य बोलते हैं हाँ जरूर, यहाँ क्यों नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि बताओ तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक क्या है? तो वो बोलते हैं बीथोवन सिम्फनी। बीथोवन सिम्फनी बहुत फेमस म्यूजिक म्यूजिक नोट्स हैं। तो आचार्य उनको बोलते हैं कि तुम इस म्यूजिक की जो मूवमेंट है उसकी थॉट फॉर्म क्रिएट करो। तो वो पीटर ऐसा ही करते हैं। तो जैसे ही वो थॉट फॉर्म भेजते हैं, आ, चारों मतलब वहां हर तरफ से वो म्यूजिक प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। वो कहते हैं वो परफॉर्मेंस जो हो रही होती है वो फाइनर से और फाइनर होती जा रही होती है। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में वो चीज पॉसिबल ही नहीं है जो वहां उन्होंने सुनी। वो कहते हैं वॉइसेस की प्योरिटी का कोई मुकाबला नहीं है। और
कितनी परफेक्शन से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्ले हो रहे हैं, और वो फिजिकल वर्ल्ड से उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो म्यूजिक का मजा उठाते हैं। तो अब उनके वापस लौटने का टाइम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि हम उसी वे में वापस आते हैं जिस वे से हम गए थे। तो जैसे वो एस्ट्रल बॉडी में वापस आते हैं तो वो उनको सेम जो दो गार्ड्स वो खड़े करके गए थे, वो वहां उनको मिलते हैं, उनकी बॉडी को गार्ड कर रहे होते हैं। तो वो उनको देख के स्माइल देते हैं। तो पीटर कहते हैं मैं इतनी बिविल्डरमेंट से वो उठता हूँ, मतलब इतने वो चौंक जाते हैं कि ये मैंने क्या देखा। एस्ट्रल वर्ल्ड में वो उठते हैं। उसके बाद वो कहते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड को त्याग के फिर मैं अपनी बॉडी में उठता हूँ, और 3:15 रात के मतलब अर्ली मॉर्निंग के हुए होते हैं अपने बेडरूम में। तो जैसे ही उठता हूँ वैसे ही मैं अपनी जो भी मेरी जर्नी है आज की, उसको मैं फटाफट से अपने उसमें रिकॉर्ड करने लग जाता हूँ। तो अब वो अपनी ये नाइट तो उनकी एंड हो जाती है। फिर वो फॉलोइंग नाइट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अगली रात के बारे में बताते हैं कि चलो मैं अब उससे अगली रात का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं डिसाइड करके बैठा था कि मैं जब आउट ऑफ बॉडी जाऊंगा तो मैं मैरी से मिलूंगा। फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैरी जिसके वो एस्ट्रल हेल्पर बने थे। तो जैसे ही वो आउट ऑफ बॉडी जाते हैं तो देखते हैं कि उनके कमरे में तो चार्ल्स खड़ा है, उनका छोटा भाई। तो वो चार्ल्स को बोलते हैं कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं और मैरी से मिलके आते हैं। तो ऐसे चार्ल्स और पीटर निकलते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो मैरी जो है उस टाइम जाग रही होती है। तो वो इधर उधर थोड़ा घूमते हैं, और जब वो सो जाती है मैरी और अपनी बॉडी से स्लिप आउट हो जाती है, तब वो मैरी के पास आते हैं। मैरी उन्हें बताती है कि आपके जाने के बाद चीजें बहुत संभल गई, बेटर हो गई। और जो उसकी छोटी बहन थी जिसको उन्होंने नींद में समझाया था, पीटर, अगर आपको याद होगा तो पीटर ने उसके जब वो सो गई थी उसकी छोटी बहन, तो उसे भी काफी कुछ समझाया था। तो मैरी बताती है कि उसको वो बहुत सारी चीजें याद हैं जो आप उसको समझा कर गए थे, तो इसलिए वो भी बहुत बेटर है अब। तो पीटर खुश होते हैं और वो कहते हैं कि अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो तुम मेरे बारे में स्ट्रांगली सोचना, मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगा। तो इस प्रकार से फिर वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। तो चार्ल्स के कुछ अपने ही प्लान्स होते हैं अपने भाई के साथ। तो चार्ल्स क्या करता है, एक प्लेन का थॉट फॉर्म क्रिएट करता है और दोनों उस प्लेन में बैठ जाते हैं। कि चार्ल्स उनको पूरे ऑस्ट्रेलिया का चक्कर उस एस्ट्रल प्लेन में लगवा रहे होते हैं। तो उसको भी वो बहुत एंजॉय करते हैं और बताते हैं कि ये चीज ऐसे है, इसको ऐसे चलाते हैं, समझा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हम उड़ रहे थे तो मुझे अपनी बॉडी से कॉल आ जाती है कि अब उसके उठने का समय हो गया है। तो मैं सीधा अपने बॉडी में प्रवेश कर जाता हूँ और मैं कोलंबो में उठ जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 10। अब जो लास्ट चैप्टर हमारा बचा है वो है चैप्टर 11। तो ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी।
थैंक यू फ्रेंड्स, आज बहुत पेशेंटली मुझको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।